Good morning, friends. So, till yesterday we are discussed about series and parallel combination of resistances. What is the formula of series combination? What is the formula of parallel combination? Their numericals, okay, their applicability. So today, after that, the next topic that we're going to start is heating effect of electric current. Okay? That is on page number 216. Page number 216, which is after blueprints. Topic is heating effect of electric current, also known as thermal effect of electric current as well as Joule's law of heating. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को हम थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट भी बोलते हैं, साथ ही साथ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं. क्यों? बिकॉज हीटिंग इफेक्ट क्या है? हीट प्रोड्यूस करना. इसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जूल. दैट इज द रीजन इट इज आल्सो नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. थर्मल इफेक्ट अगेन हीटिंग, सो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज thermal effect of electric current, heating effect of electric current as well as Joule's law of heating. Heating effect of current, thermal effect of current और Joule's law of heating. ठीक है ना? सारी चीजों का मतलब एक ही है. ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करते हैं. एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है इसको हम ड्रॉ करते हैं, फिर इसको हम समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, क्या मतलब है इसका. सपोज वी ड्रॉ वन इलेक्ट्रिकल सर्किट. ठीक है, सपोज हमने एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट लिया जिसमें सबसे पहले वो बैटरी है जो सप्लाई वोल्टेज दे रही है, रेजिस्टेंस है. ठीक है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है पैरेलल में, जो हमें पता है कि वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. एंड सिमिलरली एमीटर फॉर मेजरिंग करंट इज पुट इन सीरीज एंड आवर स्विच इज करेक्ट. ठीक है, स्विच हमारा क्लोज है जिसके कारण करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट. ठीक है, कॉमन सर्किट जिसमें हमने ऑलमोस्ट जितने हमारे मेन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है हमने यूज कर लिया. स्विच क्लोज है, सप्लाई वोल्टेज भी है, वोल्ट मीटर कनेक्ट है पैरेलल में, एमीटर कनेक्ट है सीरीज में, एंड रेजिस्टेंस आर. हीटिंग इफेक्ट देखो, हम अच्छे जानते हैं कि द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है दैट व्हाट रेजिस्टेंस इज टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, सपोज अगर यहाँ से आई फ्लो करने की कोशिश करेगा आर से, तो आर का नेचर क्या है? आर का नेचर है उस आई को अपोज करना. ठीक है, आर का नेचर क्या है? आर का नेचर है उस आई को अपोज करना. सीधी सी बात है, जब आप किसी चीज को अपोज करोगे, अगर करंट आर में से फ्लो करने के लिए जा रहा है और आर उसे अपोज कर रहा है, तो सीधी सी बात इतना क्लियर है कि उसको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. उसको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा ताकि उस ऑपोजिशन को वो ओवरकम करके आगे जा सके. ठीक है ना भाई, आपको अगर कोई चीज रोकती है तो आप और मेहनत लगाते हो और वर्क करते हो ताकि उसको ओवरकम करके आप आगे निकल जाओ. वही चीज यहाँ करंट करता है रेजिस्टेंस के केस में. रेजिस्टेंस का नेचर है उसे अपोज करना, अपोज करके वोल्टेज ड्रॉप करवाना. लेकिन करंट आगे तो जाएगा ना, रुक तो जाएगा. तो करंट आगे जाने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स या वर्क डन करता होगा, तब जाके आर को
आगे निकल पाता वजन। ठीक है, इतना क्लियर है? यानी कुछ ना कुछ आई को वर्क डन करना पड़ता है, तब जाके वो रेजिस्टेंस से आगे जा पाता है। तो हम जानते हैं कि वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क डन क्या है? एनर्जी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस करंट को जो रोक रहा है और करंट को वर्क डन करना पड़ रहा है आगे जाने के लिए, अपने पाथ को कंप्लीट करने के लिए, उस वर्क डन के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है वो कैसी होती है? हीट एनर्जी। उसके कारण जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज हीट एनर्जी, एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि वर्क डन कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट कर रहा है आगे जाने के लिए, तो एनर्जी रिलीज किसके रिस्पेक्ट में होगी? करंट के रिस्पेक्ट में। और वो कैसी एनर्जी होगी? हीट एनर्जी। इसलिए इसका नाम पड़ गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑल्सो नोन एज थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एज वेल एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर है ये कंसेप्ट? तो ये है बेसिक कंसेप्ट या डेफिनेशन इसके रिगार्डिंग। क्लियर है? ठीक है, तो वर्क डन करना पड़ेगा आगे जाने के लिए, जो हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसकी पहले अपन डेफिनेशन अगर देखें तो देखो डेफिनेशन क्या बोलती है। Since the nature of current, since the nature of current is to oppose the flow, since the nature of resistance, not current, sorry, since the nature of resistance is to oppose the flow of electric current, so some work done, is required by current, so some work done is required by current to impose the oppose of resistance, and here this work done involves in releasing energy in the form of heat, and this work done involves releasing energy in the form of heat. So due to this, it is known as heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन की, या इसका फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया जाता है। ठीक है, तो उसका हम डेरिवेशन देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है, कैसे डिराइव होता है। बहुत बार एग्जाम में आता है ये। ठीक है, सिंपल है। आप जानते हो कि बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम क्या बोलते हैं? W is the work done, V is equal to W by Q।
वैल्यू क्या है यहाँ से, W की वैल्यू आएगी V इंटू I, फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम क्या लिख सकते हैं वर्क डन। तो अपन ने क्या बोला, पोटेंशियल की डेफिनेशन से अपन ने देख लिया कि पोटेंशियल डेफिनेशन क्या बोलती है कि द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वर्क डन इज इक्वल टू वोल्ट इनटू चार्ज। अब जरा ध्यान से देखिए, बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम क्या कह सकते हैं, ओम्स लॉ से हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, ये लिख सकते हैं ओम्स लॉ की हेल्प से V इज इक्वल टू आई आर होता है। और बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन की बात करें तो हमें पता था, हमने क्या पढ़ा था, I इज इक्वल टू Q बाई डी या Q इज इक्वल टू आई टी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे ये सब चीजें। तो मैं सेकंड और थर्ड की रिस्पेक्टिव वैल्यू को क्यों ना फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं। ये सेकंड जो हमने ओम्स लॉ ड्राइव बताया V की वैल्यू निकाली, और चार्ज की वैल्यू निकाली हमने करंट टू टाइम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, तो क्यों ना हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ V एंड Q फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 in equation 1। जैसे ही आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे वैल्यू हो गया है W इज इक्वल टू V की जगह हम क्या लिखेंगे आई आर, और इसकी जगह आई टी, ठीक है। नोट क्या है यहाँ पे, W इज इक्वल टू आई इंटू आई स्क्वायर आर टी, कितना आ गया वर्क डन, आई स्क्वायर आर टी। आप जानते हो सिंस ये वर्क डन क्या है, ये वर्क डन बेसिकली किस फॉर्म में स्टोर है, हीट एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है, हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। Since the work done by current to overcome resistance is released in the form of heat energy, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस W को से रिप्लेस कर सकते हैं, हीट एनर्जी यानी H से रिप्लेस कर सकते हैं, W is replaced by H, I square RT। This is the formula for Joule's law of heating or heating effect of electric current, where H is heat energy, I is current, R is resistance, and T is given time duration, ठीक है। So this is the formula for heating effect of electric current, H is equal to I square RT। यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, also known as Joule's law of heating, कि H is directly proportional to I square, H is directly proportional to R, H is directly proportional to T, ठीक है ना। क्या हमने बोला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं हम कि हीट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन टाइम ड्यूरेशन। इसका मतलब करंट जितना ज़्यादा करंट है और किस तरीके से अपने स्क्वायर के टर्म्स में, उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी। जितनी R की ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ज़्यादा करंट को अपोज होना पड़ेगा, भाई R इंक्रीज करोगे तो उतना ज़्यादा करंट को अपोज मिलेगा, करंट को जितना ज़्यादा अपोज मिलेगा उतना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए R की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टाइम ड्यूरेशन सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप सर्किट में चीज यूटिलाइज करोगे उतनी ज़्यादा हीट निकलेगी। आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हो,
कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ करते हो, आप देखते हो कि जितने ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आप यूज़ करते आते हो, मान लो आपने किसी चीज़ को 5 घंटे 6 घंटे यूटिलाइज किया, और जितने ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन का यूटिलाइज करोगे उसके छूने का वो उतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी। ये हर हीटिंग डिवाइस गर्म होती है, जितने ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा हीट होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हीट जो है वो इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा टाइम ज़्यादा हीट, ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा हीट, ज़्यादा करंट ज़्यादा हीट। तो दिस इज ऑल अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना? डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, फॉर्मूला, डेरिवेशन। क्लियर? ठीक है, हम पे अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 12.11। एग्जाम्पल नंबर 12.11 देखते हैं अपन, दैट इज ऑन पेज नंबर 217। तो 217 पे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12.11 क्या बोल रहा है वो, देखो। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है ना? 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है, टाइम कितना है 1 सेकेंड, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो हमें भी कैलकुलेट करना है। देखो इसमें हीट कितनी है 100 जूल, टाइम कितना है 1 सेकेंड, आर कितना है 4 ओम। वी हैव टू फाइंड V बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला। देखो ध्यान से कैसे यूज करेंगे। आपने कहा सर फॉर्मूला है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आई आर इंटू आई टी। आप जानते हो ओम्स लॉ से V की वैल्यू क्या है, आई आर है। तो इस आई आर जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। ये क्या जाएगा H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप वैल्यू पुट कर दो 100, V वी हैव टू कैलकुलेट आई, अच्छा R है सॉरी, ठीक है। तो R है आपके पास आई को हम वापस क्या लिख सकते हैं V बाय, ठीक है। या फिर एक काम करो, आप पहले रिप्लेस कर दो, ठीक है। पहले कैसे रिप्लेस करो देखो। आपको अगर ये फॉर्मूला है, हमें V चाहिए, हमारे पास R है, तो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास H है, हमारे पास T है, हमारे पास R है, I की जगह V चाहिए, I की जगह V चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं हम, I इज इक्वल टू V बाय R लिख सकते हैं। भाई जो चीज़ है उसको तो रहने देंगे, जो नहीं है उसको हटा के उस फॉर्म पर रिप्लेस करना पड़ेगा जिस फॉर्म में हमें रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या बोलोगे सर, बेटर क्या है, R है हमारे पास, T है, H है, I को हम V के फॉर्म में रिप्लेस करें तो I इज इक्वल टू कितना होता है मतलब से V बाय R, I इज इक्वल टू V बाय R। तो हम इस I या ये रिप्लेस करते हैं, H इज इक्वल टू स्क्वायरिंग है तो क्या आएगा V का V स्क्वायर, R का R स्क्वायर इंटू R इंटू T, ये कैंसिल। H इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R, ठीक है। अब यहाँ पे रख दो वैल्यू H की 100, V स्क्वायर इंटू 1 एंड R इज 4, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 400
V is equal to root over 400, V is equal to 20 वोल्ट। तो कितना वोल्टेज डेवलप हो जाएगा उसके एंड के अक्रॉस? 20 वोल्ट, ठीक है ना। 20 वोल्ट वोल्टेज जो है वो उसके एंड के अक्रॉस डेवलप हो जाएगा। आपको तो ये वाला फॉर्मूला सिंबल हमारे पास पता है, ठीक है ना। R पता है, T पता है, H पता है, तो बेटर क्या है I को रिप्लेस कर दें। I को कैसे रिप्लेस करेंगे? अगेन बाय ओम्स लॉ, V बाय R, V स्क्वायर बाय R स्क्वायर, इस R से ये R वन टाइम कैंसिल, तो V स्क्वायर T बाय R, और पुट द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज 100, 1, 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन V स्क्वायर इज इक्वल टू 400, V इज इक्वल टू 20 वोल्ट। तो इतना पोटेंशियल डेवलप होगा। क्लियर है? ठीक है। नाउ ऑन पेज नंबर 218 सी ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस। पेज नंबर 218 ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस। The first blueprint question is, why does the cord of an electric heater does not glow while the heating element does? क्या बोल रहा है वो कि इलेक्ट्रिक हीटर की जो कॉर्ड है वो ग्लो नहीं करती है, सिर्फ उसका हीटिंग एलिमेंट ग्लो करता है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सिर्फ हीटिंग एलिमेंट ग्लो करता है, कॉर्ड ग्लो नहीं करती है, तो उसका रीज़न ये है कि हीटिंग एलिमेंट, सॉरी जो हीटिंग एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना। आप जानते हो कि हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अभी हमने देखा है कि H जो है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्योंकि जो हीटिंग एलिमेंट है, तो जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है उसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है। किसके रेजिस्टेंस से? कॉर्ड के रेजिस्टेंस से, ठीक है ना। तो हीटिंग एलिमेंट हम जानते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, सिंस द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज क्वाइट मोर एज कंपेयर्ड टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉर्ड, ड्यू टू विच इट ग्लोज, या हीटिंग एलिमेंट ग्लोज रादर देन कॉर्ड, ठीक है ना, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है कॉर्ड के रिस्पेक्ट में। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इसलिए जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वो ग्लो करेगा दूसरे के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूट द हीट जनरेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring 96,000 कूलम ऑफ चार्ज। हीट जनरेटेड आपको निकालना है, हीट जनरेटेड आपको निकालना है कब? while transferring 96,000 कूलम ऑफ चार्ज। कितना चार्ज ट्रांसफर करोगे? 96,000 कूलम। तो Q की वैल्यू कितनी है? 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर। टाइम कितना है? 1 आवर, और वी कैन राइट लाइक 3600 सेकेंड। तो हम जानते हैं कि हम टाइम को एज स्टैंडर्ड टाइम में लेते हैं सेकेंड्स में, ठीक है। 1, ठीक है, हीट जनरेटेड बाय ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 50 वोल्ट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? हीट जनरेशन निकालना है हमें कि कितनी हीट इवॉल्व हुई। आपके पास चार्ज की वैल्यू है, आपके पास T की वैल्यू है, आपके पास V की वैल्यू है, ठीक है। देखो अब हम अगर बात करें तो हम जानते हैं, हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला हम जानते हैं, W इज इक्वल टू Q इंटू V। ये हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन से पढ़ा है, पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने पढ़ चुके हैं। W इज इक्वल टू Q इंटू V। आप जानते हो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एज पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, या इवॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। सो वी कैन रिप्लेस W बाय H, H इज इक्वल टू Q इंटू V, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ चुके हैं तो हम जानते हैं कि इस केस में जो वर्क डन है वो किस एनर्जी के फॉर्म में इवॉल्व हो रहा है? हीट एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। हमारे पास V है, हमारे पास Q है, क्यों ना हम डायरेक्ट रख दें वैल्यू,
96,000 into 50, 1 2 3 4 5 6 are 30, 4 lakh, sorry 48 लाख जूल। कितनी एनर्जी इवॉल्व हो रही है? 48 लाख जूल। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फोर्टी एट हंड्रेड किलो जूल, 4800 किलो जूल। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कितनी एनर्जी यूज हुई है? 4800 किलो जूल या फिर 48 लाख जूल। और इसको ऐसा भी किसी बुक में लिखा जा सकता है, H is equal to 1 2 3 4 5 6 4.8 into 10 to the power 6 जूल। कैसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप ऐसा लिखोगे, ऐसा लिखोगे, ऐसे लिखोगे, सब तरीके से। ये डिपेंड करता है कि आपकी बुक में किस फॉर्मेट पे आंसर दिया है। ऑल द आंसर्स आर करेक्ट, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर? दिस इज द easiest way to calculate this question. Now the next topic is, sorry, the next question is on next topic, an electric iron of resistance 20 ohm, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक आयरन का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 20 ओम। करंट कितना है? 5 एम्पीयर। जब हम थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं ब्लूप्रिंट का, आयरन का रेजिस्टेंस है 20 ओम, करंट है 5 एम्पीयर, अमाउंट ऑफ हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स, ठीक है ना। सो बाय फॉर्मूला ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, F is equal to I square RT, so 25 into 20 into 30, फिफ्टीन किलो जूल। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 15 किलो जूल और 15,000 जूल वगैरह, ठीक है। और 15 into 10 to the power 3 जैसा भी लिखना है। Now the next topic is practical applications of heating effect of electric current. Next topic क्या है हमारा? Practical applications of heating effect of electric current. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या एप्लीकेशंस की बात करें हम, बेसिकली हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। इसको अगर हम बात करें तो दिस टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 218 ऑफ योर बुक, ठीक है। 218 पे ब्लूप्रिंट हमने डिस्कस किया, तो जस्ट बात किया प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम इसको बात करें तो इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं। 3 एप्लीकेशन है कि सबसे पहले हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम यूज़ कर सकते हैं सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, ठीक है ना। द फर्स्ट वन दैट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ठीक है ना, लाइक आयरन, टोस्टर्स, हीटर, ठीक है ना, एटसेट्रा। जितनी भी हीटिंग डिवाइसेस हैं उनमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड में हम बात करें फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है इसकी? फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है उसकी तरह हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं,
ठीक है ना। आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन से बनता है, ठीक है ना। टंगस्टन से बनता है क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है। टंगस्टन हम यूज़ करते हैं बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट कम होता है वो उसका, इसलिए हम उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण। तो उदाहरण में हम हीटिंग इफेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। टंगस्टन हम यूज़ करते हैं क्योंकि आपको बुक में भी दिया है, देखिए the heating effect, see paragraph second. The electric heating is also used to produce light as an electric bulb, yet the filament must retain as much as of the heat generated as possible. So it gets very hot and emits light. It must not melt at a high temperature. The strong metal with high, sorry, मैं उल्टा बोल गया। स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नॉट लो सॉरी बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मैं उल्टा बोल गया, ठीक है ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट जल्दी मेल्ट नहीं होता, ठीक है ना। लो मेल्टिंग पॉइंट जल्दी मेल्ट रहता है, ठीक है ना। तो मैं उल्टा बोल दिया मैंने इससे पहले। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता ये होता है ना, हमें भाई एक ऐसा कहना चाहिए मटेरियल चाहिए जो बहुत ज़्यादा हीट बियर कर सके और जल्दी मेल्ट ना, ठीक है ना। टंगस्टन क्यों प्रेफर कर रहे हैं, ताकि वो बहुत ज़्यादा हीट को बियर कर सके और जल्दी मेल्ट ना हो। और जल्दी मेल्ट नहीं हो कोई चीज़ तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट को ज़्यादा रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कम रखेंगे तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ज़्यादा होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑलमोस्ट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसलिए हम टंगस्टन को प्रेफर करते हैं ताकि वो जल्दी मेल्ट ना हो, इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, उस हीटिंग इफेक्ट को बियर कर सके, इसलिए हम टंगस्टन यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में एज अ फिलामेंट, ठीक है ना। तो ये हो गई सेकेंड एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। फर्स्ट डिवाइस में यूज होता है, सेकेंड बल्ब में एज अ फिलामेंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट दैट इज अप टू 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। कोई भी चीज़ जल्दी मेल्ट ना हो उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट को ज़्यादा रखना पड़ेगा। थर्ड वन इज इन फ्यूज वायर। थर्ड आप कहाँ यूज लॉ ऑफ हीटिंग को देख सकते हो, आप थर्ड देख सकते हो बेसिकली फ्यूज वायर में। आपको भी याद हो फ्यूज वायर का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो जल्दी मेल्ट नहीं होता, ठीक है ना। आप नॉर्मली फ्लक्चुएशन जो होती हैं, वोल्टेज कम ज़्यादा होता है उसके कारण करंट कम ज़्यादा होता है, तो वो फ्लक्चुएशन को बियर कर लेता है। जब बहुत ज़्यादा करंट एकदम चलता है, भाई आप बोलते हो ना कि फ्यूज ब्रेक हुआ, फ्यूज ब्रेक क्यों हुआ, फ्यूज ब्रेक इसलिए हुआ बिकॉज करंट की वैल्यू, फ्यूज ब्रेक इसलिए हुआ क्योंकि करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा आई, ठीक है ना। तो वो उसको कहीं वो फर्दर सर्किट को अफेक्ट ना कर दे, वो एकदम से ओवरलोडिंग ऑफ करंट जो हुई वो फर्दर सर्किट को अफेक्ट नहीं कर दे, इसलिए बेसिकली वो तुरंत ब्रेक हो जाता है, ताकि वो जो ओवरलोडिंग करंट है वो उसी पॉइंट पे ब्रेक हो जाए और आपका फर्दर सर्किट अफेक्ट ना हो पाए। तो हम तो फ्यूज वायर में भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है ताकि वो करंट को बियर कर सके, ठीक है ना। तो अगर मैं आपकी बात करूँ, इसको थियोरेटिकल है बहुत कुछ, तो इसको बेसिकली हम बात करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो फर्स्ट जो अपन ने एप्लीकेशन पढ़ी उसके रिगार्डिंग है कि डिफरेंट डिवाइसेस में उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सेकंड जो है वो फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब के रिगार्डिंग उसकी एप्लीकेशन है, सेकंड पॉइंट आपका वो हो जाएगा। एंड थर्ड फ्यूज वायर जो है वो थर्ड पैराग्राफ फ्यूज वायर का है, तो फ्यूज वायर के रिगार्डिंग हम बेसिकली उसको यूज़ करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, तो वो आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। तो 3 पॉइंट्स में आपको इसका आंसर देना है, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो पावर यहाँ पे सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे, हम पावर को हम सिंपली डिफाइन करते हैं वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। V इंटू आई, V पोटेंशियल, I करंट या वोल्टेज, सो वोल्टेज इंटू करंट इज कॉल्ड पावर, ठीक है ना। अब आप बोलते हैं इसकी यूनिट की बात करें
तो यूनिट ऑफ पावर आप जानते हो क्या होती है, वॉट, ये डिवाइडेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। पावर यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, इसको हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 1 वॉट क्या है, अगर मैं बोलूँ 1 वॉट क्या है, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इज 1 वॉट। तो अगर इसको डिफाइन करना है 1 वॉट को, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 watt is the amount of power generated. 1 watt is the amount of power generated when 1 ampere of current flow through a circuit having potential of 1 volt. ठीक है? I repeat it again. 1 watt is the amount of power generated. 1 watt is the amount of power generated when 1 ampere of current flows through a circuit having a potential of 1 volt. ठीक है ना। 1 watt वो अमाउंट ऑफ पावर जनरेटेड होता है कब, जब एक सर्किट में से बहने वाले करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है और उसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 वोल्ट, दैट इज 1 watt। ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को हम डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं एज पर ओम्स लॉ। कैसे, आपने कहा ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो अभी हमारा जो पावर है वो किसके टर्म्स में है, वो वोल्टेज और करंट के टर्म्स में है या वो V और I के टर्म्स में है। आपने कहा सर इस फॉर्मूले को हम I और R के टर्म्स में और V और R के टर्म्स में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो। कैसे, ओम्स लॉ से। अगर सपोज आपने कहा V को हम IR को करते हैं एज पर ओम्स लॉ, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, IR इंटू I, सो P इज इक्वल टू I स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये बन गया, ये होगा P I और R के टर्म्स में। और एक फॉर्मूला और बन सकता है क्या, आप उधर I को हम क्या रिप्लेस कर दें अगेन ओम्स लॉ से, V बाय R। अगर हम वापस I को V बाय R लिखते हैं तो अब हमारा फॉर्मूला P V और R के टर्म्स में हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू V इंटू V बाय R, या P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। ये तीन हो गए पावर के फॉर्मूले, ये तीन हो गए पावर के फॉर्मूले, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट, इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ध्यान देना, बहुत बार ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें पावर आप इन तीनों तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कि इससे और इससे और इससे वैल्यू अलग अलग आ जाएं, ठीक है ना। कुछ अभी एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन हैं ऐसे, वो जब आएंगे तब मैं डिस्कस करूँगा कि मान लो सपोज उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर, मतलब बाई चांस आपने इस तरीके से निकाला तो उसका आंसर आ जाएगा। तो हम कैसे पहचानें कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सिंपल तरीका है, आप अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करो, जो भी आपके पास क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से रीड करो और उसमें देखो कि पावर अगर आपको कैलकुलेट करना है, पावर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसमें जो क्वेश्चन में रिलेशन है क्या वो वोल्टेज और करंट के टर्म्स में है, क्या करंट और रेजिस्टेंस की ही बात हो रही है सिर्फ, और क्या वोल्टेज और रेजिस्टेंस की ही बात हो रही है। क्वेश्चन को जब आप प्रॉपर वे में आराम से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि पावर का रिलेशन वोल्टेज और करंट के लिए ही बोल रहा है, फर्स्ट फॉर्मूला, क्या वोल्टेज और रेजिस्टेंस के लिए बोल रहा है, थर्ड फॉर्मूला, और क्या करंट और रेजिस्टेंस के लिए बोल रहा है, सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है ना। तो कंडीशन, क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा कि P इज इक्वल टू वी आई यूज करना है, कि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर यूज करना है, कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर यूज करना है एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर हम जानते हैं इसमें एक और चीज दे रखी है,
कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, अब हम तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें थोड़ा सा और, अगर हम इसको देखें तो पावर को अगर हम, ठीक है, इसको थोड़ा सा, इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा और आगे देखें तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी अपन 9th क्लास में पढ़ चुके हो। तो आपने पावर 9th क्लास में पढ़ा तो वहाँ पे आपने कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ा था, ठीक है ना। तो उसको भी अपन कैसे देख सकते हैं, आप जानते हो कि 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है ना। 1.1 किलोवाट आवर होता है ये बना कैसे, तो आप बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग किलोवाट आवर जो है, किलोवाट का क्या आएगा 1000 वॉट और आवर का 3600 सेकेंड, तो ये कितना जाएगा 36 1 2 3 4 5 वॉट इंटू सेकेंड, ठीक है ना। वॉट इंटू सेकेंड इज जूल, वॉट इंटू सेकेंड क्या होता है जूल, और इसको हम लिखते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, यानी बेसिकली एनर्जी क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम, और पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, आपको पता होगा आपको। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है ना। पावर की यूनिट होती है वॉट, एनर्जी की यूनिट होती है जूल और टाइम होता है सेकेंड, ठीक है। तो जूल क्या होता है वॉट इंटू सेकेंड, यहाँ से जूल क्या आएगा वॉट इंटू सेकेंड, इसलिए मैंने यहाँ से ये वॉट इंटू सेकेंड को क्या में रिप्लेस कर दिया, जूल में रिप्लेस कर दिया। तो ये रिलेशन आपको पता है, ये रिलेशन ये होता है एक्चुअली, ये रिलेशन है और ये इस तरीके से डिराइव होता है कि इसको किलोवाट को लिखते हैं 1000 वॉट, आवर को लिखते हैं 3600 सेकेंड, वॉट इंटू सेकेंड बिकम जूल, एंड दिस वैल्यू यू कैन राइट लाइक दिस 3.6 इंटू 10⁻6। तो ये हो गया हमारा 1 kW इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, जूल इज एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा और पर्टिकुलर पावर से रिलेटेड। नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12.12 की बात करें तो बहुत सिंपल है। आपको इलेक्ट्रिक बल्ब की वोल्ट बोल रहा है कि पोटेंशियल दे रखा है 220 वोल्ट, करंट दे रखा है 0.5 एम्पियर, वोल्टेज है 220 वोल्ट, करंट है 0.5 एम्पियर, पावर ऑफ बल्ब V पता है, I पता है, P इज इक्वल टू VI से आप पावर कैलकुलेट कर सकते हो। ना 12.13 वेरी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, देखो 12.13 एग्जाम्पल देख रहा हूँ। एन रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट, एक रेफ्रिजरेटर की पावर रेटिंग कितनी है 400 वॉट, तो पावर कितना है इसका 400 वॉट, द पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 400 वॉट, ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, रेट क्या है इसका 8 आवर पर डे, हर दिन में 8 घंटे यूज होता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, क्या निकालना है हमें कॉस्ट ऑफ एनर्जी या कॉस्टिंग निकालना है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, कितने दिन के लिए 30 डेज, एट ₹3 पर kWh, इसको यहां पे आप देखो ऑपरेटिंग लिमिट, ठीक है 30 डेज के लिए, और रेट कितना है, रेट है ₹3 पर kWh, किस रुपये से
₹3 पर किलोवाट आवर के हिसाब से ये यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लो आप। एक बल्ब है जिसकी पावर रेटिंग है 400 वॉट, ठीक है, उसकी कैपेसिटी क्या है, ऑपरेटिंग लिमिट क्या है, ऑपरेटिंग कैपेसिटी क्या है कि वो एक दिन में 8 घंटे यूटिलाइज हो रहा है, पर डे 8 घंटे के लिए यूटिलाइज हो रहा है। कितने दिन तक यूटिलाइज करना है, 30 डेज तक। तो इसमें एनर्जी की कॉस्टिंग कितनी होगी, कब, जब रेट आपका दे रखा है कितना, ₹3 पर kWh। किस रेट से, 1 kWh के लिए कितना लग रहा है, ₹3। ठीक है, अब ये बात आती है कि सर ये जो दिया है इसका फॉर्मूला क्या है, कुछ फॉर्मूला नहीं। मेंसुरेशन अगर आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से सीखा है, ठीक है, तो मेंसुरेशन का एक बेसिक प्रिंसिपल है। जब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं मेंसुरेशन में, आपने आरडी सॉल्व करी होगी तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ पता होगी, यूनिट बैलेंसिंग मैंने पढ़ाई है। यूनिट बैलेंसिंग कैसा, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो वर्डिंग के हिसाब से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर आप उसको प्रॉपर फॉर्मूले की तरफ लेके जाओ, अगर आप उसको प्रॉपर फॉर्मूले की तरफ सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत डिफिकल्टी होगी। लेकिन अगर आपको यूनिट बैलेंस करनी आती है तो आप ऑटोमेटिक खुद ही उसका फॉर्मूला बना लोगे। कैसे, आपने को ये पता होगा कि सर हमने जैसे सपोज अगर हमने एक मेंसुरेशन क्वेश्चन देखते थे कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल या कॉस्ट ऑफ एक स्क्वायर डिग करना उसकी कॉस्ट, या किसी चीज़ को मिलाना है उसकी कॉस्ट, तो आप बोलते हैं मान लीजिए इसका एरिया पर मीटर स्क्वायर है रेट कि ₹3 पर मीटर, ₹3 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसको डिग करना है समथिंग। तो आप सर एक काम करो, अपने हिस्से का आप एरिया निकाल लीजिए और उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रेट इंटू एरिया कॉस्टिंग। अगर पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर इंटू रेट इज कॉस्टिंग। तो आपने कहा यहाँ पे कॉस्ट निकालना है, सबसे पहले मैंने कहा कॉस्टिंग तो ठीक है और ये रेट भी है, तो इससे क्या मल्टीप्लाई करें भाई। देखो इतना आपको पता है कि जो कॉस्टिंग है वो सिर्फ और सिर्फ किस में आएगी, रुपीज़ में। जो कॉस्टिंग है वो सिर्फ और सिर्फ किस में आएगी, रुपीज़ में। तो तुमने कहा जो अपॉन में KWH है इसको हटाने के लिए मल्टीप्लाई भी KWH से करना पड़ेगा, तब तो KWH कैंसिल होगा और हमारी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कहाँ रह जाएगी, रुपीज़ में। जैसे वहाँ पे रेट था ₹, पर मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ आंसर कहाँ में रह जाएगा, रुपीज़ में। सिमिलरली यहाँ पे अपॉन का KWH है, अगर हम इसके मल्टीप्लाई में भी KWH ले आए तो वो कैंसिल होके पूरा आंसर कहाँ में जाएगा, रुपीज़ में। ठीक है, अब तुमने सर KWH ले, तो KW के लिए क्या बनेगा, W चाहिए, उनका W के लिए हम क्या रखेंगे, पावर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इधर भी 400 अपॉन KW। क्या करा, 1000 से डिवाइड कर दे, वो किलोवाट में बन गया। ठीक है ना, तो अब पावर को मैं किलोवाट के टर्म्स में ऐसा लिख सकता हूँ, आवर। ठीक है, कितना टाइम है, 8 आवर्स। लेकिन ये 8 आवर्स पर डे है, अगेन वो पर डे के मल्टीप्लाई में भी डे करना पड़ेगा, तब जाके डे कैंसिल होने से क्या रह जाएगा, आवर। तो डे कितने हैं, 30 डेज। फिर समझना रेट, अगर मैं तो यूनिट के हिसाब से लिखूँ, सिर्फ ये वैल्यू लिख रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ यूनिट लिख के दे रहा हूँ ताकि आप बैलेंसिंग समझो। आपने कहा सर ये है रुपीज़ अपॉन KWH, पावर जो है वो KW में है, टाइम जो है वो H में है, लेकिन टाइम H बाय डे के फॉर्म में है, तो यहाँ भी क्या है, डे है, डे से डे कैंसिल, KWH से KWH कैंसिल, सिर्फ आंसर टाइम में रह जाएगा, रुपीज़ में। क्लियर, तो इस तरीके से आपने बैलेंस कर दिया। कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ा, नहीं तो आप रख दे रेट इंटू पावर इंटू टाइम इंटू नंबर ऑफ डेज, कोई मतलब नहीं है। आपको बैलेंसिंग पता है, खुद बना लो चीज़, कुछ याद करने जैसा है ही नहीं। क्लियर, तो समझो चीज़ों को, बस इसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करके देखो आप, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तुम्हारा कितना
यहाँ की कॉस्टिंग आपकी 288 रुपीज। क्लियर? दिस इज अ सिंपल वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। क्लियर? नेक्स्ट ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस की बात करें, जस्ट उस इस एग्जांपल के बाद है पेज नंबर 220 पे, व्हाट यू हैव लर्न के पहले। नाउ व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। ध्यान सुनना। What determines the rate at which the energy is delivered by a current? Energy. What determines the rate? Rate यानी मैं बता चुका हूँ with respect to time. Energy is delivered by a current. So what is E by T? T. तो आंसर क्या आएगा? Power. ठीक है. Next numerical is electric motor takes 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन। आपको I दे रखा है, आपको V दे रखा है, ठीक है ना। पावर निकालना है, ठीक है ना। I कितना है 5 एम्पियर, V कितना है 220 वोल्ट, पावर निकालना है, ठीक है ना, और एनर्जी निकालना है। टाइम कितना है 2 आवर्स और 2 आवर्स। टाइम कितना है 2 आवर्स। तो P निकाल लेते हैं, V इंटू I। पावर कितना आ गया हमारा 1100 वॉट और 1.1 किलोवाट। 1000 डिवाइड कर देंगे तो 1.1 किलोवाट हो गया। और एनर्जी निकालना है। एनर्जी क्या होती है पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना है 1.1, टाइम कितना है 2, तो 2.2 किलोवाट आवर। ये एनर्जी आ गई किलोवाट आवर में 2.2 kWh। और इसको अगर आपको जूल्स में कन्वर्ट करना है तो 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो एनर्जी जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी इसमें यहाँ पे 3.6 × 10⁶ से मल्टीप्लाई करके इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप kWh में भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट थियरी। ठीक है ना, वी हैव गॉट ऑल थियरी ऑफ बुक, ईच एंड एवरी टॉपिक। ठीक है ना, almost all numericals and almost all blueprint questions. Only 2-3 numericals are left and only 1 or 2 blueprint question may be not covered. ठीक है ना, वो इसलिए कवर नहीं करें बिकॉज बहुत ईजी आप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट पूरा अपन ने कवर कर लिया है, सिर्फ अब एक्सरसाइज बचती है। ठीक है, तो एक्सरसाइज अपन देखते हैं, एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चन अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।